एक नए मेथड के साथ आप उस सॉल्यूशन को चुटकियों में निकाल लेंगे और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक नया मेथड लेकर आया हूं जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जो IIT JEE के मेंस एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। इससे आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा और कैसे एक नए मेथड के साथ आप उस सलूशन को चुटकियों में निकाल लेंगे और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए वो मेथड है रैंक मेथड। जब हम किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसको मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, मैट्रिक्स में चेंज करने के बाद हम उस मेथड का यूज़ करते हैं। उस मेथड को हम बोलते हैं रैंक मेथड। तो रैंक मेथड के मदद से कैसे ही हम अधिक कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी बड़ी ही आसानी से 1 या 1.5 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं शैलेंद्र कुमार गुप्ता स्मार्ट अचीवर्स की तरफ से आपके लिए ये छोटी तरीका लेकर आया हूँ जिससे आप बहुत आसानी से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड में रैंक का यूज़ करके कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। और मेंस में एक क्वेश्चन 101% आना है और आपको अपने CBSE उसमें भी यूज़ करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से आप उसको आराम से निकाल सकते हैं इस रैंक मेथड की मदद से। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम एक बनाएंगे, फिर उसको मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, मैट्रिक्स में चेंज करके फिर उसमें रैंक मेथड लगा के हम उसको बड़ी आसानी से सलूशन निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और एक 101% आता ही आता है, एक कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इससे आपको 8 मार्क्स या 4 मार्क्स मिलना बड़ी आसान हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस रैंक मेथड का यूज़ करें और अपने क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है सिस्टम ऑफ। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर मान लीजिए आपके में अधिकतर क्वेश्चनों में या तो 2x2 की मैट्रिक्स आती है, 3x3 की। वैसे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 इक्वेशंस दी होंगी, उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे और अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं हमें क्या काम करना है। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रैंक मेथड इन अ मैट्रिक्स। तो पहले हम एक 3 इक्वेशंस लिख लेते हैं। वो इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? पहली होगी a11 x1, a12 x2, a13 x3 इक्वल्स टू b1। ये फर्स्ट रो हो जाएगी। अगर मैट्रिक्स बनाएंगे a21 x1 प्लस a22 x2, फिर अगला होगा a23 x3, a23 x3 इज इक्वल्स टू b2, और फिर ले लेंगे a31 x1, a32 x2 प्लस a33 x3 इक्वल्स टू b3। ठीक है, तो ये जो a11 एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर देगा। a11 a12 a13 a21 ये सब कोफिशिएंट हैं और x1 x2 x3 यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, और b1 b2 b3 को भी हम मैट्रिक्स की तरह बनाएंगे। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि a11 जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, उसको हमेशा हमको 1 बनाना होगा। इस मेथड में ये ज़रूरी है। और 1 चाहे तो आप रो इंटरचेंज करके, कॉलम इंटरचेंज करके किसी भी तरह आप उसको 1 ले आइए और 1 बनाने के बाद ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वैसे यहाँ पर देखता रो को ही इंटरचेंज करने की कोशिश कीजिए। तो अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाएंगे। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी? a11 a12 a13। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही है। इनके सारे x1 x2 x3 के कोफिशिएंट लिख लिए, a11 a12 a13। उसी प्रकार सेकंड रो बनाएंगे a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो ये मैट्रिक्स जो कहलाती है, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी ये। फिर उसके बाद अननोन मैट्रिक्स हम बना देंगे x1 x2 x3, और अगली जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी होगी b1 b2 एंड b3। ठीक है, b1 b2 एंड b3 को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की ये मैट्रिक्स है। तो इसको हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के रूप में से मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब हम इसकी मदद से इसका सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे
तो आपको जो क्वेश्चन दिया होगा इस टाइप की इक्वेशन होगी, उसको आप किस में चेंज कर देंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर इसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की मदद से हम उसको सॉल्व करेंगे अपने रैंक मेथड से। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द रैंक, रैंक क्या होती है। तो किसी कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दी होगी 2x3 की या 3x3 की, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी, अगर उसकी आपको रैंक फाइंड करना है तो रैंक की जो डिफिनीशन होती है वो होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड अ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रैंक क्या होगी। सपोज दैट एक मैट्रिक्स हम बना लें, एक मैट्रिक्स ले लें इस टाइप की कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये एक मैट्रिक्स है। सपोज दैट कि एक मैट्रिक्स हमने बना दी और पूछ रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो होगी 3, क्योंकि इसके नंबर ऑफ, क्योंकि रैंक क्या होता है, रैंक किसका होता है, नंबर ऑफ, रैंक की डिफिनीशन ये होती है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज आर कॉल्ड रैंक। तो रैंक की डिफिनीशन क्या है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है, इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस जो मैट्रिक्स की रैंक है 3 हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि देखने में लग रहा है कि इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तीनों ही क्या है कि अलग अलग है, इसलिए हम चाहे इसको सब्ट्रैक्ट करें, एडिशन करें, कुछ भी करें, कोई भी ऑपरेशन का यूज़ करें, पर इसकी रैंक 3 से कम नहीं हो सकती है। तो हमको क्या देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज की संख्या देखनी है, कितनी नॉन जीरो रोज है। सपोज दैट इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है, तो इसकी रैंक 2 हो गई। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स हमको 2x2 की दे रखी है और ये दे रखा है 1 2 0 0 1 2 0 0, कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो आप कहेंगे कि इसकी रैंक हमारी 1 है, क्योंकि इसमें नॉन जीरो रोज की वैल्यू कितनी है, एक ही है, बाकी दूसरी रो हमारी 0 0 है, तो इसकी रैंक हो जाएगी 1। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे जिसमें आपको रैंक खुद निकालनी पड़ेगी, फाइंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रैंक क्या होगी। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और 2 4 6, तो ये एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है कि ये नॉन जीरो रोज इसमें 3 है और इसकी रैंक 3 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें एक रो, 2 रो आपस में कॉमन हो जाएंगी। अगर हम पहली वाली रो में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो देखिएगा कि दोनों रोज क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी। ये हो जाएगी 2 4 6 और नीचे वाले भी 2 4 6 हो जाएगी। तो हम एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक पूरी रो 0 रो बन जाएगी। इसलिए इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या होगी, अगर सपोज दैट हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें कर दें, तो अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या लगाओगे कि हम चेंज किस में कर रहे हैं, R3 में, तो ऑपरेशन हमारा लग जाएगा R3 माइनस 2R1, जैसा आपने मैट्रिक्स में पढ़ा ही होगा। तो R3 माइनस 2R1 करेंगे तो जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 0 0 0। तो अब देखिए, देखने में रैंक कितनी दिख रही थी, देखने में रैंक दिख रही थी 3, पर रैंक अब कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि रैंक क्या होती है। रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स। जितनी नॉन जीरो रोज में अगर कोई, सपोज दैट एक कोई मैट्रिक्स आपको ऐसी दे रखी है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में काफ़ी जीरोज हैं और डायगोनल एलिमेंट 1 है। अब पूछा जाए व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो रैंक इस मैट्रिक्स की 3 रहेगी, क्योंकि हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखते हैं, ना कि जीरोज देखते हैं। तो नंबर ऑफ रोज देखिए, ये भी नॉन जीरो रोज है, R1 भी, दूसरी भी रोज क्या है R2, वो भी नॉन जीरो है, और तीसरी रो क्या है R3 है,
वो भी नॉन जीरो। कोई भी ऑपरेशन यूज़ करेंगे, कुछ भी करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ भी चेंज नहीं आना है। इसलिए इसकी भी रैंक कितनी हो जाएगी, इसकी भी रैंक आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम चेक करते हैं। तो ये हो गए रैंक निकालने का तरीका। जो मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बता रहा हूँ, मैंने रैंक इसलिए बता दिया ताकि आपको पता हो, क्योंकि उसका पूरा काम रैंक मेथड से ही है। तो इसकी रैंक कितनी है, तो ये है रैंक निकालने का तरीका। बस आपको इतना याद रखा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, फिर अब हमने रैंक निकाल ली है, तो दो चीज़ों को और ध्यान रखिए। दो मैट्रिक्स होती हैं, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। और डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उसे हम बोलते हैं, मेंबर जीरो हो तो उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जरा देख लीजिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी कि A11, A12, A13 ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, A22, A23 और ये 0, 0, A33। तो ये जो मैट्रिक्स है कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो गए हैं, जीरो हो गए, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। कैसी मैट्रिक्स हो जाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर। और उसके बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर, उसके बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा कि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स ले लीजिए, A11, 0, 0, A21, A22, 0, A31, A32, A33। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी, क्योंकि इसके देखिए डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो ये मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक हो गए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये हो गए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी बताना जरूरी था, क्योंकि अभी आगे चल के यूज होगा। तो आप समझ गए कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बड़ा ही आसान मेथड है, बहुत ही साधारण से। आप मुश्किल से 2 या 1.5 मिनट में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और 4 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएगा बाय द रैंक मेथड। सीबीएसई में ये मेथड नहीं है, लेकिन उसका जरूरत है, हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है और बहुत तेज़ी से आप इस मेथड को सीखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपके किसी भी कंपटीशन में अगर आपसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाए बाय मैट्रिक्स के थ्रू, तो आप क्या करोगे, इस मेथड का यूज़ करके बड़े आसानी से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं और आंसर को पा सकते हैं। जो क्वेश्चन हमें टफ लगता है वो भी बड़ा ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और वो हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम फिर वापस अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाते हैं। तो रैंक मैंने बताई है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता दिया और आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता दिया। अब हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे वो समझते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स थी, तो जो हमारी मैट्रिक्स थी वो थी, हमारी जो मैट्रिक्स थी, ये हमारी मैट्रिक्स थी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A3। तो इसको जो पहली इसको रो 1 बोलते हैं, R1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। उसी प्रकार अगर कॉलम में बात करेंगे तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये C3 हो जाएगा। ये हो गया A31, A32, A33, ये हमारी मैट्रिक्स थी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये हमारी जो वेरिएबल्स हैं x1, x2 अननोन वेरिएबल इनको बोलते हैं, x3 3 अननोन वेरिएबल है। बाकी राइट हैंड साइड में था हमारा B1, B2, B3। ठीक है, B1, B2, B3। तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमने चेंज करके इस तरीके का मैट्रिक्स फॉर्म बनाया था। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको इस मैट्रिक्स के साथ अटैच कर देंगे और दोनों मैट्रिक्स को एक साथ सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कैलकुलेशन का टाइम बचे। तो जो हम एक साथ मैट्रिक्स बनाते हैं A डॉट B की, सपोज दैट ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये A है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये X है और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा।
यानी कि Ax इक्वल्स टू बी को ही हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक ए और बी को कंबाइन कर देंगे, वो जो कंबाइंड मैट्रिक्स बनेगी उसी को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं इन दोनों को कंबाइन करके, वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, ऑगमेंटेड हो जाएगी। और वो किस, तो सिस्टम ऑफ लीनियर में Ax इक्वल्स टू बी है, अब दोनों को हम मिला रहे हैं तो वो हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी A11 A12 A13 डॉट B1, दूसरी हो जाएगी A21 A22 A23 डॉट B2 और तीसरी हो जाएगी A31 A32 A33 डॉट B3। तो ये जो कंबाइंड मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं A डॉट B की मैट्रिक्स, कंबाइंड मैट्रिक्स है। ऐसा कर लेने से हमारा थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है कि जो रो ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे सेम रो ऑपरेशन हम एक साथ इधर भी लगा देंगे। ठीक है, तो जो रो ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे सेम हम रो ऑपरेशन हम इधर भी लगा देंगे, तो उससे हमारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमको करना क्या है कि हमें कोई भी मैट्रिक्स दी होगी, या तो हम उसको लोअर ट्रायंगुलर बनाएं या अपर ट्रायंगुलर बनाएं। कोशिश करिए कि उसको अपर ट्रायंगुलर बनाइए। और सबसे पहला बात कि मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा जिसको हम A11 कह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है A11, इसको हमेशा 1 बना देना चाहिए। इसको 1 यानी पाइवोट कर देना चाहिए, इसको 1 बनाना होगा। जब इसको आप 1 बना दोगे तो मैट्रिक्स को कैलकुलेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो 1 के नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 करिए, फिर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को 1 बनाने की कोशिश करेंगे, यानी अपर ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा सोल्यूशन आ जाए। अब सोल्यूशन निकालते कैसे हैं, तो आप जानते हैं कि सोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप होता है कंसिस्टेंट और दूसरा टाइप होता है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन में सोल्यूशन मिलता है और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन में सोल्यूशन नो सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि रैंक ऑफ ए का मतलब हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक। जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर कर देंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब हो गया A डॉट बी, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जब ये दोनों रैंक के इक्वल हो जाती है तो हमें सोल्यूशन मिलता है कंसिस्टेंस। कैसा सोल्यूशन मिलता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा। तो यानी कि अगर हम मैट्रिक्स की रैंक इक्वल कर दें तो सोल्यूशन हमें कैसा मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा हम कर दें रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डॉट बी। जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डॉट बी होगा तो जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो सोल्यूशन हमें कैसा मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा। कैसा मिलेगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा। कंसिस्टेंट सोल्यूशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डॉट बी होगा तो हमें कैसा सोल्यूशन मिलेगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा। और अगर हमारा रैंक ऑफ ए का मतलब होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक इज डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डॉट बी होगा, यानी कि जब रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डॉट बी होगा तो वहां पर हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो इनकंसिस्टेंट मिलेगा, यानी नो सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम निकाल लेंगे रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डॉट बी तो हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन हमें कैसा मिलेगा, इनकंसिस्टेंट। तो हम जो फाइंड करेंगे वो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। बात आ जाती है कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस की। तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन यानी नो सोल्यूशन हो गया, तो उसके आगे तो हमें कुछ सोचना नहीं है। जैसे ही रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि सोल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन जैसे ही इक्वल होगा रैंक ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डॉट बी तो हमें सोल्यूशन मिलेगा कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट के अंदर भी हमें दो सोल्यूशन मिलेंगे, एक सोल्यूशन होगा यूनिक और एक होगा इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन कब आता है, कब इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन आता है, वो भी देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिलने के बाद जैसे हमें पता चल गया कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया है तो हमें सोल्यूशन क्या मिल गया, कंसिस्टेंट। और जैसे ही सोल्यूशन हमें कंसिस्टेंट मिलेगा तो इसको हम एक पार्ट हमारा हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन का। तो यूनिक सोल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, तो यूनिक सोल्यूशन हमें कैसे मिलेगा,
इसको भी रैंक के ही थ्रू निकाल लेंगे कि रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए यानी वही जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी, रैंक ऑफ ए अगर इक्वल्स टू आ जाए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के अगर इक्वल आ जाएंगे तो हमारा कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। कैसा सोल्यूशन मिल जाएगा हमको, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर जैसे रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल हो गया, और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल क्या है, वही x1 x2 x3, जो ax इक्वल्स टू b है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर, मान लीजिए कि 2 क्रॉस 2 के वेरिएबल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल की संख्या जो नंबर्स हो गए वो 2 हो गए, और अगर 3 क्रॉस 3 के तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स इक्वल अगर, यानी मान लो सपोज दैट नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल आपके 3 थे और रैंक भी आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई, तो क्या हो जाएगा कि ये हमारा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। यानी x1 x2 x3 और रैंक भी अगर 3 है तो इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। और अब दूसरा जो पार्ट आएगा वो पार्ट होगा इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज लेस देन होगा, इज लेस देन होगा नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के, ठीक है। तो जब इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन हमें तब मिलेगा जब रैंक ऑफ ए इज लेस देन किसके हो जाएगी, जब रैंक ऑफ ए इज लेस देन हो जाएगी नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के। तो रैंक का ही सारा खेल है इसमें, जैसे जैसे आप रैंक, तो रैंक तो मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड द रैंक, और इस तरीके का एक चार्ट बना लीजिए कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो हमें सोल्यूशन कंसिस्टेंस मिलेगा। और जब रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डॉट बी होगा तो हमें सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट मिलेगा। और जैसे ही कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा, जब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल हो जाएगा। और इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन कब मिलेगा, जब रैंक ऑफ ए इज लेस देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो इस तरीके से आपको पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर सोल्यूशन का एक चार्ट टाइप का तैयार हो गया है कि आपको कैसे कहाँ पर कौन सा सोल्यूशन फाइंड करना है। तो अब मैं आगे एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कितनी बड़ी ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो चलिए हम आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब तो समझ ही गए हैं कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को निकालने के बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो और कैसे बड़ी ही तेज़ी में क्वेश्चन सॉल्व करके आप जेईई के अंदर 4 मार्क्स ला सकते हैं और भी जगहों पर ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आप बहुत आसानी से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के आए हुए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें और अच्छे मार्क्स लाएं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो जो ये हमारा क्वेश्चन है तो क्या दे रखा है कि x प्लस, तो क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 5y प्लस 2z इक्वल्स टू 6 और x प्लस y प्लस az इक्वल्स टू b, az इक्वल्स टू b है, ये a है, az इक्वल्स टू b है। और हमको सॉल्व क्या करना है, हमको आंसर निकालना है 2a प्लस 3b की वैल्यू बतानी है। हमको किसकी वैल्यू बतानी है, 2a प्लस 3b की वैल्यू क्या होगी, यानी अगर हमें a और b की वैल्यू पता चल जाए तो हमें 2a प्लस 3b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो जरा मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 2 5 2 1 1 a। तो मैंने क्या कहा था कि दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ऑगमेंटेड कर लेंगे। तो ऑगमेंटेड बना देते हैं डॉट डॉट 3 डॉट डॉट 6 और डॉट डॉट b, ठीक है। तो अब ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में ये पूरी इक्वेशन हमने ऑगमेंटेड
मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो हमने क्या कहा था कि जब फॉर्म इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाए तो पहला एलिमेंट जो 1A11 एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 दे रखा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस 1 के नीचे के दोनों एलिमेंट्स को अगर हम 0 कर दें, वैसे हम इस 5 के नीचे को 0 कर देंगे तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में हो जाएगी। यानी इस मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में बना दें, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बना दें, और फिर उसके बाद अपना सोल्यूशन जो हमारा है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि R2 में से हम R1 को 2R1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करते हैं, ऑपरेशन क्या लगेगा, ऑपरेशन हम लगा देते हैं कि R2 में हमें चेंज करना है तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 माइनस 2R1, और R3 में चेंज करना है तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R3 माइनस R1। ये ऑपरेशन लगा देते हैं R3 माइनस R1, क्योंकि 1 के नीचे के हमको दोनों को क्या करना है, 0 बनाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट 3। जैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 2 में से -6 जाएगा तो -2 बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है। और ये 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, ये 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, ये -1 हो जाएगा, और ये A-3 हो जाएगा, और ये B-3 हो जाएगा, B-3, ठीक है। तो A-3 1 2 3 0 1 -4 0 -1 A-3 और B-3 है। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी दे रखी, कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन के इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है, कितने सोल्यूशन दे रखे हैं उसने, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन दे रखे हैं, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि इसके जो सोल्यूशन है वो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो अगर इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है, अगर इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैंने बताया था कि रैंक ऑफ ए यानी रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के। पहले तो हम इसको अपर ट्रायंगुलर बनाते हैं, तो ये 1 के नीचे दोनों 0 हो गए, अब हम इसको 0 बना दें तो हमारा ये पूरी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, इन दोनों को R2 प्लस R3 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन हमारा क्या होगा, R3 में चेंज हो रहा है तो R2 प्लस R3, R2 प्लस R3 करेंगे तो जो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, तो हमारी जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो हो जाएगी 1 0 0 1 0 0 2 1, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, -4 डॉट डॉट 0, ठीक है। और ये हो जाएगी 0, A-3 में इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा A-7, और ये हो जाएगा B-3 में इसको ऐड करेंगे तो ये तो B-3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमसे क्या कह रहा है कि इसके इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है, कितने सोल्यूशन है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होने के लिए पहले तो ये है कि रैंक ऑफ ए, क्योंकि उसने ऑलरेडी कह दिया इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंसी रखता है। अगर उस क्वेश्चन में ही दे दिया है पहले से तो ये कंसिस्टेंसी रखता है तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब अगर उसने इसी क्वेश्चन में ये कहा कि इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है, क्या है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए आप क्या करोगे कि हमको क्या करना होगा कि रैंक ऑफ ए कैसी होनी चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ अननोन, लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के होना चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। तो लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, तो जब लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के होना चाहिए तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने हैं, 1 2 और 3 XYZ, यानी कि हमको रैंक क्या करनी होगी, ए की उससे कम करनी होगी, रैंक कितनी करनी होगी, कम करनी होगी। दूसरा, अगर वो कह रहा है कि इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंस है, और अगर कंसिस्टेंस है तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डॉट बी,
रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें रैंक इसको इन्फिनिटी मेन्यू सोल्यूशन करना है तो हमें इस A-7 को 0 करना होगा, ताकि जैसे हम इसको 0 कर देंगे तो केवल आप इतनी अगर मैट्रिक्स देखेंगे, केवल आप अगर इतनी मैट्रिक्स देखेंगे तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो हमारी उसकी रैंक 2 हो जाएगी। अभी फिलहाल देखने में हमें 3 दिख रही है क्योंकि A-7 है, लेकिन जैसे हम A-7 को इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो क्या होगा, उसकी रैंक कन्वर्ट होकर 2 में आ जाएगी और वो हमारे इन्फिनिटी मेन्यू सोल्यूशन की कंडीशन को फुलफिल करेगी। यानी कि हमको A-7 इक्वल्स टू 0 करना होगा। एक तो कंडीशन हमारी ये हो गई। दूसरा, क्योंकि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है इसलिए रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से होना चाहिए। तो जब रैंक ऑफ ए उसके ऑगमेंटेड, तभी तो हमें कंसिस्टेंसी मिलेगी, और कंसिस्टेंसी तभी मिलेगी जब हम B-3 को भी 0 के इक्वल करें, ताकि ये पूरी मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए डॉट बी की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों की मैट्रिक्स की रैंक इक्वल हो जाए। इसलिए हमको यहाँ पर B-3 इक्वल्स टू भी 0 करना होगा। यानी A की वैल्यू आ गई 7 और B की वैल्यू आ गई 3। A की वैल्यू आ गई 7 और B की वैल्यू आ गई 3। और हमसे क्या पूछ रहा है कि 2A प्लस 3B, 2A प्लस 3B की वैल्यू पूछ रहा है। तो आंसर 7, 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3, यानी कि हमारे पास 14 प्लस 9 23 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 23 आंसर हो जाएगा। और मुश्किल से 1 मिनट का से भी कम समय लगेगा। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो 1 मिनट से भी कम समय को इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर वो कह दे कि इसमें नो सोल्यूशन है, अगर वो कह दे कि नो सोल्यूशन है, तो नो सोल्यूशन के लिए आपको क्या कंडीशन मैंने बताई थी कि रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए डॉट बी। तो हम क्या करें कि अगर इसको नो सोल्यूशन बनाना है इस क्वेश्चन को, तो हम क्या करते हैं कि A-7 इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, यानी A की वैल्यू 7 होनी चाहिए, और B-3 डज नॉट इक्वल्स टू 0 कर देंगे। यानी B-3 की वैल्यू अगर डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो गए तो उसकी क्या होगा कि रैंक A की तो रैंक आ जाएगी 2 और पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 3। तो वहां पर क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी मिल जाएगी, यानी कि रैंक ऑफ A डज नॉट इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, रैंक ऑफ ए डॉट बी के। तो वहां पे क्या मिल जाएगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। वहां पर क्या मिल जाएगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये चीज हमारे पास एक बड़ी आसानी से इसी क्वेश्चन में हमने नो सोल्यूशन का भी पार्ट जोड़ दिया। यानी नो सोल्यूशन के लिए हमें क्या होगा, अगर नो सोल्यूशन चाहिए तो नो सोल्यूशन में हम कहेंगे कि A की वैल्यू 7 होनी चाहिए और कोई B की वैल्यू कभी भी 3 नहीं होनी चाहिए। तो आप पूछेंगे कि सर अगर मैं A की वैल्यू को डज नॉट इक्वल टू 7 कर दूं और B की वैल्यू को इक्वल टू 0 कर दूं तो भी तब तो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा कि आप A को करेंगे तो तब आ जाएगा, तब भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक तब भी 3 रहेगी और कोफिशिएंट की तो आपने 3 कर ही दिया, तो सोल्यूशन तो कंसिस्टेंसी की तरफ चला जाएगा। हाँ, वहाँ पर ये चांस जरूर हो सकता है कि वहाँ यूनिक सोल्यूशन मिलने के चांस बढ़ सकते हैं, लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक 3 से कम नहीं होगी, क्योंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर ही रैंक ऑफ ए आ रही है। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए को कम कर दें और ए डॉट बी की रैंक को बढ़ा दें तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हमको वैल्यू फाइंड करनी है लैम्डा प्लस म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस म्यू स्क्वायर। यहाँ लैम्डा और म्यू दे रखे हैं थर्ड इक्वेशन में, और एक ये भी दे रखा है कि इसके पास इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है तो पहले हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। जब हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो जरा देखिए क्या होगी मैट्रिक्स इसकी जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो हो जाएगी 2 1 -1। ऑगमेंटेड मैंने बनाई थी तो ये हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट हो जाएगी 1 2 -5 डॉट डॉट 7, और उसके बाद हो जाएगा 2 -5 लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, तो ये आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए डॉट बी की बन गई। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन सॉल्व करना है तो इसका मतलब है कि हमारी रैंक जो ए निकलेगी वो लेस देन किसके होनी चाहिए, वो लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल यहाँ क्या है, एक्स वाई और जेड है। अब मैंने एक बात शुरू में वीडियो के शुरू में ये कहा था
कि हमारा जो एलिमेंट्स होगा A11 वो हमेशा 1 होना चाहिए, आप उसको 1 बनाइए। तो 1 कैसे बनाएंगे, हम R2 को R1 से इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि हम चेंज कर रहे हैं R1 में, तो R1 को हम इंटरचेंज कर देंगे R2 से, R1 इंटरचेंज टू R2, और जैसे इंटरचेंज करेंगे तो ये चेंज होके हमारी जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी 1 2 -5 डॉट डॉट 7 2 1 -1 डॉट डॉट 5 और 2 -5 लैम्डा डॉट डॉट म्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स चेंज हो गई। फिर वही काम 1 के नीचे के दोनों को एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, 0 बनाना है, वह डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को हमको 0 बनाना है, यानी अपर ट्रायंगुलर बना देनी है मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 - 2R1, वैसे ही R3 में ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R3 - 2R1, ये ऑपरेशन लगा देंगे। तो जैसे ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, तो ऑपरेशन लगाने के बाद ये हो जाएगा, ये तो इसमें तो कोई चेंज होना नहीं, 1 2 -5 डॉट डॉट 7 ये 0 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर से 1 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये -1 है, और ये आपका 10 हो जाएगा, -1 में प्लस का 10 जाएगा तो 9 आएगा, और फिर यहाँ पे 5 है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, ये 5 है, 5 में से -14 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 9, वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक, फिर नीचे करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, -2 -4 ये हो गया -9, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस का 10 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 10 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 10 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू -14 डॉट डॉट करके म्यू -14, तो ये हमारी मैट्रिक्स चेंज होके आ जाएगी। अब क्या करते हैं, डायगोनल को एलिमेंट्स को, इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए इसमें हम -3 से R2 में डिवाइड कर देंगे, -3, तो हम क्या कर रहे हैं, R2 को -3 से डिवाइड करते हैं, तो ये जो हमारा R2 से -3 पे हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, R2 डिवाइडेड बाई -3, तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो क्या हो जाएगी, 1 2 -5 डॉट डॉट 7 0 1, -3 से इसको कर रहे हैं तो ये -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, और यहाँ पर भी 0 -9 लैम्डा प्लस 10, और ये क्या हो जाएगा, म्यू -14 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे R3 में, तो ये ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। तो जो हमारा अगला ऑपरेशन क्या लगेगा, तो अगला ऑपरेशन हमारा लग रहा है कि अगला है कि हमें चेंज करना है R3 में। R3 में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि R3 प्लस 3R2 कर देंगे, 9R2 कर देंगे, R3 प्लस 9R2, तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 -5 डॉट डॉट 7, ये क्या हो जाएगा, 0 1 -3 डॉट डॉट 3, ये भी 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा -17 डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 27 हो जाएगा, 27 में हम इससे ऐड कर रहे हैं 14 से, तो ये हो जाएगा म्यू प्लस 13, तो ये हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी, हो गई म्यू प्लस 13। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, पहले तो ये ध्यान रखिए कि लैम्डा -17 और इसके सोल्यूशन जो आ रहे हैं वो इन्फिनिटली मैनी आ रहे हैं, और अगर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है
कि हमको क्या करना पड़ेगा, रैंक ऑफ ए इज लेस देन आनी चाहिए नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल तो हमारे पास 3 है ही। हमारे पास नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। 3 नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, यानी इसकी रैंक को हमें कम करना होगा, क्योंकि इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, इसका मतलब सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए। अब कंसिस्टेंट होने के लिए हमको क्या करना होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या करना होगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी ए डॉट बी को इक्वल करना होगा। तभी हो सकता है जब ये दोनों मैट्रिक्स, ये दोनों नीचे के एलिमेंट्स को हम इक्वल्स टू 0 रख दें, यानी कि लैम्डा माइनस 17 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और म्यू प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आनी चाहिए 17 और म्यू की वैल्यू आनी चाहिए माइनस 13। ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था हमसे कि लैम्डा प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस म्यू के स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी। तो जरा वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 13 का होल स्क्वायर, 17 माइनस 13 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस 13 हो जाएगा इधर। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू है 17 और माइनस म्यू है तो माइनस माइनस प्लस म्यू हो जाएगा, प्लस 13 का होल स्क्वायर। तो 17 में से हमको क्या करना है, 17 में से ये माइनस 13 है तो माइनस 13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 13 का स्क्वायर हो गया 900, तो टोटल वैल्यू आ गई 916। तो यही आपका आंसर होगा 916। तो इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस रैंक ऑफ से निकालते हैं। बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा और बहुत आसानी से इसको सॉल्व कराऊंगा। अभी भी कुछ क्वेश्चंस को और भी सॉल्व कराऊंगा। आप वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितना अधिक शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों को ये ट्रिकी मेथड पता चल जाएगा और ये बड़ा ही आसान मेथड है। इसका ज़रूर इस्तेमाल करिए पेपर करते समय जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आए। थैंक यू, धन्यवाद।